नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे CEMS यानी कि कॉपरनिकस इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस की। यह क्या करता है? यह आपदाओं या आपातकालीन स्थितियों के प्रबंधन में सहायता करता है और यह उपग्रह से डेटा और जियो स्पेशियल अर्थात भू स्थानिक जानकारी को इकट्ठा करता है और उसका उपयोग करके यह हमें आपदा निगरानी की चेतावनी हो, जोखिम और रिकवरी की मैपिंग हो या आपातकालीन मानचित्रण हो, उसको प्रदान करता है, जिसकी सहायता से नागरिक सुरक्षा एजेंसियां हो या अन्य संबंधित संस्थाएं हो, वो सटीक और विश्वसनीय जानकारी हासिल करती हैं ताकि लोगों और संपत्ति की रक्षा की जा सके, आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति और उसी हेलीकॉप्टर में बैठे थे वहां के विदेश मंत्री इब्राहिम रईसी जी और वहां के विदेश मंत्री। उनका जो हेलीकॉप्टर है वह दुर्घटनाग्रस्त होता है। इसके बाद ईरान के द्वारा यूरोप की इस एजेंसी को, यूरोप की इस संस्था को CEMS यानी कि कॉपरनिकस इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विसेज को गुहार लगाई जाती है और उसके बाद से यह अपना काम शुरू करता है रैपिड सैटेलाइट मैपिंग सर्विस के माध्यम से। तो आज हम समझते हैं कि यह कॉपरनिकस इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस क्या है, इसके सभी पक्षों पर विचार करते हैं आज के संदर्भ के माध्यम से। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के संदर्भ की। देखते हैं सबसे पहले उन बिंदुओं को जिसके अंतर्गत इसको हम समझेंगे। खबर की बात हमने की, चर्चा में क्यों है इसकी बात की। क्या है कॉपरनिकस कार्यक्रम, इसको समझेंगे और कॉपरनिकस कार्यक्रम के बाद कॉपरनिकस EMS क्या है इसको भी देखेंगे। कैसे काम करती है रैपिड मैपिंग, जिसकी सहायता से उनके जो क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर है उसको ढूंढा गया। साथ ही अंत में हम अभ्यास प्रश्न की ओर चलेंगे जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होगी। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात खबर की करेंगे। खबर द इंडियन एक्सप्रेस से है, व्हाट इज कॉपरनिकस इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस कॉल्ड इन टू लोकेट राइसी चॉपर, अर्थात राइसी का जो चॉपर क्षतिग्रस्त हुआ उसको ढूंढने में इसकी सहायता ली गई। अब चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसीलिए है क्योंकि ईरानी राष्ट्रपति का जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ पूर्वी अजरबैजान प्रांत में, और ईरान ने इसके बाद अनुरोध किया। अनुरोध के बाद यूरोपीय संघ, जिसके हाथ पैर के तौर पर इस एजेंसी को देखा जाता है, इस एजेंसी को यूरोप की आंख के तौर पर भी जाना जाता है, तो रैपिड सैटेलाइट मैपिंग सेवा फिर यूरोपियन यूनियन के द्वारा इस सेवा को, इस सर्विस को सक्रिय कर दिया गया और साथ ही यह सेवा आपातकालीन प्रबंधन सेवा अर्थात EMS के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और अगर EMS की बात की जाए तो यह यूरोपियन यूनियन का एक कॉपरनिकस जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन का कॉपरनिकस कार्यक्रम चलता है और कॉपरनिकस कार्यक्रम के अंतर्गत उसकी EMS जो सर्विस है वो है, और उसके अंतर्गत जो आती है वो आती है रैपिड सैटेलाइट मैपिंग सेवा। तो फिलहाल रैपिड सैटेलाइट मैपिंग सेवा को एक्टिवेट किया गया ईरान की गुहार के बाद और उसके बाद इस हेलीकॉप्टर को खोज निकाला गया। तो क्रमवार रूप से हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या है कॉपरनिकस कार्यक्रम। तो देखिए, कॉपरनिकस अगर कार्यक्रम की बात करें तो जैसा कि कॉपरनिकस नाम से ही आपको पता होगा कि एक महान वैज्ञानिक थे, यूरोप के थे, ये पोलैंड के रहने वाले थे और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने पहली बार इस बात को उजागर किया था कि हो सकता है कि यूनिवर्स के केंद्र में पृथ्वी न हो। बाद में पता चला कि यूनिवर्स तो दूर की बात है, पृथ्वी सौरमंडल के भी केंद्र में नहीं है। तो कॉपरनिकस के नाम पे ही इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है। यूरोपीय संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम का नाम 15वीं सदी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो पोलैंड के थे निकोलस कॉपरनिकस के नाम पर रखा गया। इस प्रोग्राम को कब शुरू किया गया? तो प्रोग्राम 1998 में शुरू किया गया इन्हीं के नाम पर, और जब यह शुरू किया गया तब इसका नाम कुछ और था। क्या नाम था? ग्लोबल मॉनिटरिंग फॉर एनवायरमेंटल सिक्योरिटी अर्थात GMES इसका पहले का नाम था। और वर्तमान में आप देखेंगे तो इसको किसकी सहायता से इसका कार्यान्वयन हो रहा है, किसकी सहायता से इसको संचालित किया जा रहा है? तो इसमें यूरोपियन जो आयोग है, यूरोपीय आयोग है, इसी के द्वारा ESA अर्थात यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपीय इन्वायरमेंट एजेंसी, पर्यावरण एजेंसी, इन दोनों के सहयोग से फिलहाल कॉपरनिकस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब देखिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। अगर बात करेंगे तो इस अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को जाना जाता है। इसका मुख्यालय पेरिस में है और पृथ्वी पर इसको यूरोप की आंख के तौर पे भी देखा जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है
एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यूरोप का माना जाता था और इसकी जो लागत थी वो लगभग 50,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत है। तो इसलिए ऐसा शुरुआत में लगा कि इसमें खर्च ज़्यादा हो रहा है। हालांकि इसका जो पूरा प्लान है वो 2030 तक ऐसा माना जाता है कि काफ़ी इससे यूरोप को फायदा होने वाला है। वहां की एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में इसको देखा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है डेटा एकत्र करके पृथ्वी और उसके पर्यावरण की निगरानी करना। अब इस डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाएगा? तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत जमीन पर और आसमान में कुछ ऐसे सिस्टम, कुछ ऐसे सेटअप किए गए हैं जिसके माध्यम से डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, फिर उस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा, उस डेटा को और रिच किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा और उसके बाद से उस डेटा के आधार पर कुछ मैपिंग की जाएगी, कुछ मानचित्रण होगा, कुछ विश्लेषण होगा और वो जानकारियां साझा होंगी जिससे कि हम आपदाओं के संबंध में थोड़ा सा और सचेत हो पाएंगे, उसके संबंध में चेतावनी जारी की जा सकेगी, उसके संबंध में अगर कोई आपदा हो गई है तो जोखिम और रिकवरी के लिए प्रयास किया जा सकेगा। ये सब कोशिशें की जाती हैं। तो फिलहाल इसका उद्देश्य यही है कि डेटा एकत्र करके पृथ्वी और उसके पर्यावरण की निगरानी को करना। अब इसमें क्या किया गया है? तो इसमें यहां चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें 6 आपको सैटेलाइट दिखाई दे रहे होंगे। तो सेंटिनल्स नाम के जो सैटेलाइट्स हैं उनका एक सेट, लगभग 6 सैटेलाइट्स का ये सेट जो है वो पूरा आसमान में तैयार किया गया। अब इसको तैयार करने के बाद आप देखेंगे सेंटिनल्स जो सैटेलाइट्स हैं इसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में यहां पर तैनात कर दिया गया। साथ ही साथ ग्राउंड सेगमेंट पे अगर आप आएंगे तो देखेंगे ग्राउंड स्टेशंस भी बनाए गए और यहां पर इन सिटू सेंसर्स लगे हैं। अब इन दोनों ही माध्यम से, वो सैटेलाइट के माध्यम से और ग्राउंड स्टेशंस के माध्यम से डेटा को उसका संग्रहण किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। डेटा को कलेक्ट करने के साथ ही क्या होगा, उसका प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद उसको एनालाइज किया जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा और बाद में कई अन्य ऐसे क्षेत्रों के व्यापक अनुप्रयोगों के लिए इसका इस्तेमाल हो सकेगा, जिसके माध्यम से क्या हो सकता है? तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कई जगह जमीन का जो प्रबंधन है, भूमि का जो मैनेजमेंट है वो ढंग से किया जा सकेगा, वातावरण के संबंध में अध्ययन किया जा सकेगा, समुद्र के संबंध में अध्ययन किया जा सकेगा, जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जा सकेगा, सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, साथ ही आपदा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और भूमि का उपयोग कैसे बेहतर हो, इन सभी चीजों के लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है ये जो डाटा इसके माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। अब कॉपरनिकस ईएमएस अर्थात इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस क्या है, इसको समझते हैं। तो कॉपरनिकस इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस का संचालन 2012 से हो रहा है। 2012 से अर्थात कॉपरनिकस जो प्रोग्राम था, जो कार्यक्रम था, उसी के अंतर्गत जो 1998 से शुरू हुआ उस प्रोग्राम के अंतर्गत ही 2012 से कॉपरनिकस इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस को शुरू किया गया। इसको शुरू करने के पीछे मुख्य लक्ष्य क्या था? तो मुख्य लक्ष्य था कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे वो मानव निर्मित आपात स्थिति हो या प्राकृतिक आपदाएं हो, आपदाओं के मामले में उन स्थितियों का कैसे सामना किया जाए बेहतर ढंग से, मानवीय संकट के प्रबंधन में मदद करने के लिए, मैनेजमेंट में मदद करने के लिए इस सेवा को, इमरजेंसी सर्विस को शुरू किया गया। अब इसमें क्या होता है, जो उपग्रह थे, जो सैटेलाइट थे, वो रिमोट सेंसिंग और C2 डेटा स्रोतों से प्राप्त जो भी जानकारी होगी, जो भी भूस्थानिक जानकारी होगी, उस जानकारी को दो प्रकार से उसको कैटेगराइज किया गया। दो इसके सेवा के घटक हैं। एक तो मैपिंग घटक है, अर्थात जो उपग्रह होंगे, जो सैटेलाइट होंगे, वो जो मानचित्रण जारी करेंगे, जो मैपिंग करेंगे, उस मैपिंग के हिसाब से मैपिंग तो होगी ही, साथ साथ उसमें कुछ विश्लेषण होगा, कुछ तथ्य होंगे जिसके हिसाब से लोगों को मैपिंग के घटक का मतलब ही हुआ कि किसी विशेष जगह पर अगर मान लीजिए कि बाढ़ आ गई तो उस विशेष क्षेत्र की मैपिंग और साथ साथ कुछ डेटा को एनालाइज करके कुछ तथ्य बताए जाएंगे कि यहाँ बाढ़ की ऐसी स्थिति है, यहाँ पर इस लेवल तक पानी चला गया है। तो वो सारी आपदा के संबंध में जो उसके घटक हैं वो इसके माध्यम से पता चलेंगे। उसके बाद प्रारंभिक चेतावनी दूसरा घटक इसका है। प्रारंभिक चेतावनी का मतलब चाहे बाढ़ है, सूखा है, जंगल की आग है, आप जंगल की आग की जैसे घटना का उदाहरण ले लें, इसमें यह कहा जाएगा कि अब जंगल की आग इस लेवल तक पहुंच गई है, इसलिए एक चेतावनी की कंडीशन है, अगर अभी सचेत नहीं हुआ जाए तो यह जंगल की आग बड़े लेवल पर फैल सकती है या आम बस्तियों तक पहुंच सकती है। तो फिलहाल प्रारंभिक चेतावनी के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो शुरुआत में एक मैपिंग जारी की जाएगी और अगर उसका लेवल ज्यादा है तो उसके विश्लेषण के आधार पर एक चेतावनी को भी इसके अंतर्गत देखा जाता है। तो ये एक ऐसा इसको बनाया गया सिस्टमैटिक। मैपिंग घटक में दो मॉड्यूल हैं, एक रैपिड मैपिंग है और दूसरा है जोखिम और रिकवरी मैपिंग है। तो जो रैपिड मैपिंग है, रैपिड मैपिंग का मतलब कि अगर किसी विशेष स्थिति में, जैसे अभी विमान इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो इसको खोजने के लिए रैपिड मैपिंग का इस
घटक का इस्तेमाल किया गया। इसमें क्या किया गया कि विशेष एरिया में, जैसे मान लीजिए जिस एरिया में वो हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना है, तो उस एरिया की एक मैपिंग जारी की जाएगी और कोशिश की जाती है कि जो जिस एरिया में ये दुर्घटना हुई है कुछ दिनों या कुछ घंटों के अंतर्गत ही जो मानचित्र है वो प्रदान कर दिया जाए। इससे क्या होगा, अब जैसे हेलीकॉप्टर है दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसकी तलाश के लिए इसी का प्रयोग किया गया, रैपिड मैपिंग का ही प्रयोग किया गया, अर्थात जल्दी से सैटेलाइट की सहायता से या जो जियो स्टेशन है दोनों के संयोजन से इस मैपिंग को जारी कर दिया जाता है, जिससे उस बात की जानकारी होती है, उस जगह का पॉइंट आउट करना आसान हो जाता है। दूसरा, जोखिम और रिकवरी मैपिंग। ये क्या है, RRM क्या है, तो जैसे आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक नक्शे प्रदान करता है। जैसे किसी जगह पर स्थिति अगर खराब हो चुकी है तो वहां पर कैसे उसको बेटर बनाया जा सके, कहीं पर भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया, या ऐसी जगह है जहां मनुष्य का जाना संभव नहीं है, तो वहां की दशा में ये आपदा प्रबंधन को बेहतर करने के लिए जोखिम और रिकवरी के लिए मैपिंग जारी करती है। इसका उपयोग विशेष तौर पर उस घटना की रोकथाम के लिए किया जाता है या बेहतर तैयारी के लिए किया जाता है, या आपदा जोखिम में आगे कैसे कमी लाई जाए इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिकली इसके घटक थे। अब कैसे काम करती है रैपिड मैपिंग, तो देखिए इसमें जो कॉपरनिकस EMS है अर्थात इमरजेंसी मैनेजमेंट जो सर्विस है, ये ऑन डिमांड रैपिड मैपिंग करती है। ऑन डिमांड का मतलब कि आप इसके पास डिमांड रखेंगे कि हमें इस घटक की या इस क्षेत्र की मैपिंग चाहिए, इस संबंध का डाटा चाहिए, इस संबंध की जानकारी चाहिए, तो दुनिया में कहीं भी किसी आपात स्थिति या आपदा के तत्काल बाद जब आप इससे अनुरोध करेंगे तो उसके बाद अनुरोध के कुछ समय के बाद, वो घंटे भी हो सकते हैं, कुछ दिन भी हो सकते हैं, ये क्या करेगी, ये अपने भू स्थानिक जो जानकारी है उस जानकारी को प्रदान करेगी। किसके माध्यम से, तो जो अपने जियो स्टेशन हैं या इनके जो सैटेलाइट्स हैं, तो इन दोनों के माध्यम से ये डेटा को ले आएगा। और डेटा का क्या होगा, ये जो उपग्रह से छवियां मिलेंगी उन छवियों को कलेक्ट करेगा, उपग्रह जो सैटेलाइट का जो चित्र है उसको कलेक्ट करेगा, इमेज को, भूस्थानिक डेटा अर्थात जियो स्पेशल जो डेटा होगा उसको कलेक्ट करेगा, साथ ही जो प्रासंगिक सोशल मीडिया पे उससे संबंधित जानकारी होगी, इन सारी डेटा को पहले ये कलेक्ट कर देगा एक जगह, फिर उस डेटा को और रिच बनाने के लिए एक्वायर करने के बाद क्या होगा, उसको प्रोसेसिंग किया जाएगा, उसको संसाधित किया जाएगा अर्थात छांटा जाएगा। इसमें बहुत से ऐसे डेटा होंगे कि जो अनयूज्ड होंगे, तो उसमें जो यूज करने लायक जो काम लायक डेटा होगा उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर उसको एनालाइज किया जाएगा, और एनालाइज करने के बाद हम कह सकते हैं कि उस पूरे के पूरे जो जानकारी है उसमें वैल्यू ऐड होगी और एक वैल्यू एडेड जानकारी मिलेगी, और उसके आधार पर यह जानकारी जिसको भी प्राप्त करनी होगी, जो आवेदक होगा, उस तक ये जानकारी पहुंच सकेगी। अब देखिए RM सेवा 4 अलग अलग इसके प्रोडक्ट्स होते हैं, 4 अलग अलग कैटेगरी के उत्पाद होते हैं। उनमें से प्रत्येक जो होता है वो मानचित्र और संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है, मतलब अलग अलग 4 कैटेगरियां बांट दी गई, उसमें से हर क्षेत्र की आपको मैपिंग मिलेगी और उससे संबंधित जानकारी मिलेगी। इसमें क्या करेगा, जो उपयोगकर्ता होगा वह सेवा का अनुरोध करेगा, जब वो उसको जानकारी लेनी होगी, जिस क्षेत्र की जानकारी अर्जित करनी होगी, तो वो उन श्रेणियों में से अपना चयन कर सकता है कि हमें फला सेगमेंट की जानकारी हमें चाहिए। उसमें एक पूर्व घटना के संदर्भ में जानकारी होती है अर्थात प्री इवेंट रेफरेंस होता है, और 3 ऐसी श्रेणियां हैं जो घटना के बाद की होती हैं, जिसमें कि अनुमान हो सकता है, चित्रण हो सकता है, ग्रेडिंग हो सकता है। पूर्व घटना संदर्भ का मतलब कि कहीं पे अगर लग रहा है आपको कि खतरा होने की आशंका है तो उसके संबंध में आप जानकारी मांग सकते हैं। जैसे किसी नदी का पानी जल स्तर बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि यहां पर आगे हमें संभावना है कि यहां पर बाढ़ आ सकती है, तो उसके संबंध में एक समग्र दृष्टिकोण क्या है, डाटा क्या कहता है, तो उसके लिए आप इसमें इस श्रेणी के अंतर्गत जा सकते हैं। और घटना अगर कोई हो गई, जैसे जंगल की आग बड़ी मात्रा में फैल गई, तो वहां पर उसको लेके क्या उसका पहला अनुमान क्या कहता है कि इसमें कितनी हानि हो गई अभी तक, इसके बाद उस जो चित्रण हासिल होगा आपको, जो आपको फिगर मिलेगा, उसमें आपको क्या अनुमान लगता है, उसके माध्यम से आप इस जान पाएंगे। और साथ ही ग्रेडिंग का मतलब कि किस श्रेणी का नुकसान हुआ है, अभी ये प्रारंभिक चरण में है, मध्य चरण में है, या बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है, तो ये जानकारी आपको इसके बाद के 3 प्रोडक्ट या तीसरी श्रेणियों के माध्यम से आपको मिलेगा। तो ये इसके कुछ विभाजन थे, जिसके आधार पर आपको ये पता चलता है कि कैसे आप समग्र डाटा का विश्लेषण करके ये जानकारी हासिल कर पाते हैं, और उसका उपयोग करके आप आपदा की निगरानी हो, चाहे चेतावनी हो, जोखिम और रिकवरी की मैपिंग हो, या आपातकालीन मानचित्रण हो, इन सब का उपयोग कर पाते हैं और आगे के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। तो ये फिलहाल आज का संदर्भ था, और अंत में एक अभ्यास प्रश्न जो हमारी परिपाटी होती है, आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि कॉपरनिकस इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस का संबंध किन देशों से है। ऑप्शन है आपके सामने एशियाई, अमेरिकी, अफ्रीकी या यूरोपीय।
तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।